वजीरिस्तान के पहाड़ों में वो शख्स जो टीटीपी का मास्टर माइंड था, जिसने दहशत गर्दी की कई कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, वही शख्स अमन का सफीर बनकर अमन कमेटी का सरबराह बन जाता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी है कि जो एक हाई प्रोफाइल टारगेट था वो अचानक वाना के फौजी हेडक्वार्टर में कैसे पहुंच गया, इसे वहां तक कौन लाया और वो कौन से जमानती थे जिन्होंने टीटीपी के अहम रुकन और पाक फौज के दरमियान पुल का किरदार जो है वो अदा किया। सलाम दोस्तों, मैं हूं जमशेद अलवी। ये कहानी दोस्तों शुरू होती है 22 फरवरी 2017 को, जब पाकिस्तान ने मुल्कगीर सतह पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ऐलान किया था। इस वक्त के मुल्क की जो अस्करी क़यादत थी जनरल कमर जावेद बाजवा के पास थी, और सियासी तौर पर नवाज शरीफ जो थे वो वज़ीर आज़म थे। जब ज़रब अज़्म ऑपरेशन हुआ था, इसमें मुख्तलिफ स्लीपर सेल शहरों में फैल गए थे और इनको ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू करना पड़ा जिसको रद्दुल फसाद कहा गया। तो इसी ऑपरेशन के दौरान एक ऐसा किरदार सामने आता है जिसका नाम सुनकर लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। दोस्तों, वो नाम था कमांडर अब्दुल वहीद महसूद अल मारूफ जिगरी का। ये वो शख्स था जो तहरीक तालिबान का बेरहम कमांडर समझा जाता था, और डीजी ISPR के मुताबिक इसकी दहशतगर्दी की हद ये थी कि वो शहीद फौजियों के कटे हुए सरों से फुटबॉल खेलता हुआ नजर आता था। लेकिन जब रद्दुल फसाद का घेरा तंग होता है और इसी के साथ टीटीपी की जो अंदरूनी धड़ों में जैसे इख्तलाफ पैदा होता है या होना शुरू होता है, एक तरफ होता है सजना ग्रुप और दूसरी तरफ था इनका महसूद ग्रुप। इन दोनों ग्रुपों में खूनी तसादम शुरू होते हैं। तो कमांडर जिगरी अपनी दोस्तों बका की खातिर रास्ता जो है बदल लेता है और यूं वो जून 2017 को वाना यानी जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज के सामने हथियार जो है वो डाल देता है। इसने टीटीपी की बंदूक छोड़ी और रियासत की अमन कमेटी का सरबराह बनकर गुट तालिबान की ये फहरिस्त में शामिल हो जाता है। जब फरवरी 2017 में दोस्तों ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू होता है, तो इस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक नई हिकमत अमली अपनाई थी, और ये हिकमत अमली ये थी कि या बंदूक उठाओ या फिर माफ़ी लेकर कौमी धारे में शामिल हो जाओ। दोस्तों, कमांडर जिगरी महसूद इस वक्त अफगानिस्तान और वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाकों में छुपा हुआ था, लेकिन इसे मालूम था कि अब इसका बचना नामुमकिन है। अब यहीं से कमांडर जिगरी की जिंदगी का एक नया मोड़ जो है वो शुरू होता है। हुआ कुछ यूं कि जिगरी महसूद ने बराह रास्त फौज से रब्ता तो नहीं किया था, बल्कि इसने इस काम के लिए एक तो जनूबी वज़ीरिस्तान के जो महसूद कबाइल थे, इनके मोतबर मिशरान यानी जो एल्डर्स थे, इनको इसमें कलीदी किरदार अदा करने के लिए एतमाद मिली, और फिर इन्हीं मिशरान को भी फौज के सेक्टर हेडक्वार्टर वाना ने एतमाद मिली और ये जमानत फराहम की कि अगर कोई जंगजू हथियार डालना चाहे तो इसे महफूज रास्ता दिया जाएगा, जो इस वक्त की दोस्तों पॉलिसी, जो गुड और बैड तालिबान की पॉलिसी। ये भी बताता चलूँ कि ये टर्म जो गुड और बैड की टर्म थी, ये भी वेस्ट की इजाद थी, जो बाद में मुशर्रफ कैबिनेट के एक वजीर शेख रशीद ने इसे मीडिया के मुंह में डाल दिया था। अब जो दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंतज़ामिया और जो अमन कमेटी के जो अरकान थे, जो पहले ही रियासत के साथ थे, इन्होंने जिगरी और इसके साथियों तक ये पैगाम पहुँचाया कि कमांडर जिगरी को इस बात की ज़मानत दी जाए कि अगर वो हथियार डाल देगा तो इसे सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी और इसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल कर दिया जाएगा, और ताकि वो कौमी धारे में शामिल हो सके। और बदले में जिगरी को भी
TTP کے جو باقی ماندہ ٹھکانوں کی خفیہ جو ہے وہ معلومات فراہم کرنا ہوں گی۔ دوستو یہ معاملات جب طے پا گئے تھے اور بات چیت بھی مکمل ہو گئی تو جگری اپنے 7 سے 8 اہم ساتھیوں کے ساتھ وانا سیکٹر میں ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ وہاں اس نے باقاعدہ اپنا ایک اسلحہ جو ہے وہ میز پہ رکھا، تو یوں جگری نے باقاعدہ طور پر ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا، جس کو اس کے مخالفین تنزیہ سلنڈر کہتے تھے۔ دوستو اس سارے عمل کی نگرانی جو کر رہا تھا وہ مقامی فارمیشن کمانڈر، جو ایک بریگیڈیئر لیول کا آفیسر ہوتا ہے، وہ کر رہا تھا، جسے اوپر سے GOC اور کور کمانڈر پشاور کی مکمل حمایت بھی حاصل تھی۔ یہ تھا جگری کا TTP سے امن تک کا سفر۔ لیکن اس کہانی کے انجام ایک بھیانک واقعہ پر ہوتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں شادی کی تقریب کے دوران جگری محسود کو خود کش حملے میں مار دیا جاتا ہے، اور یوں دہشت گردی شروع ہو کر اس کا جو امن کی طرف بڑھنے والا کمانڈر کا جگری کا جو ایک پاپ تھا وہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ ایک سوال بھی یہیں چھوڑ جاتا ہے کہ کیا حکومت کی گڈ اور بیڈ طالبان کی پالیسی کامیاب تھی یا ناکام؟ اس کا فیصلہ دوستو آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ہماری نسل اس دہشت گردی میں پل کر جوان ہوئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پچھلے سال یعنی 2025 میں 60 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، جو مستقبل کے لیے ایک الارمنگ سچویشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوستو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔